आज हम आपको जम्मू के इकलौते स्कूल जो डफ एंड डम्ब के लिए है वहाँ पर लेकर आए हैं और नॉर्मल बच्चे किस तरीके से स्टडी करते हैं और ये बच्चे किस तरीके से स्टडी करते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस समय हम एक क्लास में बैठे हैं और आज दो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आपको देखे हुए मिलेंगे। ये डफ एंड डम्ब बच्चे हैं और किस तरीके से अपनी क्लास में ये स्टडीज़ करते हैं उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्मल बच्चा और डफ एंड डम्ब बच्चा किस तरीके से स्टडी करता है, इसमें कितना डिफरेंस होता है और टीचर का क्या रोल रहता है, किस तरीके से वो बच्चे को समझाते हैं और कितना एफर्ट इसके पीछे लगता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैम कितने साल हो गए आपको साइन लैंग्वेजेस को पढ़ाते हुए? 34 से तो ऊपर ही हो गया है। 34 साल। हाँ, नियर अबाउट 35। गवर्नमेंट टीचर है आप? नहीं, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। तो कितना मुश्किल होता है नॉर्मल बच्चे को पढ़ाना और इन बच्चों के साथ डील करना? नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं लगता, अब तो लगता ही नहीं मुश्किल। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, शुरू में होता था, अब तो बिल्कुल नहीं। रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? रिस्पॉन्स ठीक है। हाँ, जो आप पढ़ाते हैं जितना एफर्ट आप लगाते हैं क्या आउटपुट मिलता है? अगर उसका 10% भी मिले तो हमें लगता है हाँ 10% तो मिलता है। हाँ, ऐसे मतलब कि ये नहीं है कि हम पढ़ाएंगे इनको, अगर मतलब कि कोई क्वेश्चन करवाया है, ये नहीं है, वो करके देते हैं हमें। अगर बीच में कुछ गलतियाँ होती है वो तो नॉर्मल भी करते हैं। ऐसा नॉर्मल में मुझे तो लगता नहीं है, मगर कर लेते हैं। तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो ये नहीं कर पाते। तो कितना नॉर्मल बच्चे और इन बच्चों में कितना एफर्ट का कितना आपको लगता है? आप अपने बच्चों को घर में पढ़ाते होंगे और इनको कितना आपको लगता है एफर्ट्स तो लगते हैं, थोड़ा करना ही पड़ता है इनके लिए। स्पेशल तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये नहीं कर पाते, कर सकते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो नहीं कर सकते। तो इस समय हम एक क्लास में लेकर आए थे, डफ एंड डम्ब क्लास में, और आपको बता रहे हैं हम बच्चे यहाँ पर किस तरीके से स्टडी करते हैं। इनके प्रिंसिपल से बात कराई, इनके टीचर से बात कराई, इनकी मुश्किलात के साथ भी हमने आपको डील कराया। क्या क्या मुश्किलात हैं, सरकार कहाँ पर कोताही बरत रही है, कहाँ पर सरकार काम कर रही है, कहाँ पर ये एनजीओ जो है कितना एफर्ट कर रही है, कितना इनको और करना है, सभी मुद्दों पर आज हमने आपको दिखाया। ये एक स्पेशल शो हमने दिखाया था डफ एंड डम्ब जम्मू का जो इकलौता स्कूल है किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। 130 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट की तवज्जो रही, प्लान्स अच्छे बने, पॉलिसी बनी, तो ये बच्चों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सर्वे नहीं कराया है कि कितने डफ एंड डम्ब बच्चे हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहले एक्सपर्ट जो साइन लैंग्वेजेस में बहुत ही महारत रखते हैं और जम्मू कश्मीर का पहला स्कूल इन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। इस समय वहाँ पर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं, जो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो 12वीं तक पढ़ सकते हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ इन्हें आ रही हैं और किस तरीके से ये प्रिपेयर हैं, कोविड में क्या सिचुएशन रही और पूरा इंस्टीट्यूशन चलाने में इनको कितनी मुश्किलात आती है और सपोर्ट कहाँ से मिलती है। तो सर भान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर बताइए किस तरीके से जो कोविड रहा, कैसा आपका सिचुएशन रही है? देखिए, कोविड में परेशानी तो हर एक को आ गई, लेकिन खासकर अगर स्टूडेंट्स कम्युनिटी को कोविड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। उनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम रही वो रही हमारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए, स्पेशली जो डफ एंड डम्ब हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं या MR बच्चे हैं। क्योंकि डफ एंड डम्ब बच्चे को पढ़ाने में हमें साइन लैंग्वेज यूज़ करनी है, उंगलियों के इशारों से जो लैंग्वेज है इनकी, उसके माध्यम से हम इनको समझाते हैं। मोबाइल पर ये पॉसिबल ही नहीं था। मोबाइल पर पॉसिबल ऐसे उनको साइन लैंग्वेज में बताना ये मुश्किल था। दूसरी बात यह है कि स्कूल के रास्ते बंद थे, स्कूल बंद करवाए गए थे। कोई ऐसा तरीका नहीं था कि टीचर जाता बच्चों के पास और फिर ये बच्चे जो हैं, नॉर्मल बच्चे तो एक एक महल्ले में 4-4, 5-5 एक ही स्कूल में पढ़ते हैं या एक ही क्लास में। लेकिन इन डफ एंड डम्ब का क्या है, ये बिखरे हुए हैं। कोई उधमपुर से है, कोई कुठवा से है, कुछ बच्चे डोडा के हैं, कुछ रजौरी के हैं, कुछ पुंछ के हैं, कुछ भद्रवाह के हैं। इस तरह से इनको कांटेक्ट कैसे किया जा सकता था, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन ये था कि हमारे मोबाइल नंबर्स सारे टीचर्स के
और मेरे मोबाइल नंबर सभी पेरेंट्स के पास लगभग थे। तो पेरेंट्स फ़ोन करते थे तो हम उनको गाइड करते थे कि भाई बच्चे को ये लेसन है, इसमें ये क्वेश्चन है, इस ढंग से कराना है। तो वो पॉसिबल अगर हम कहेंगे कि वो 100% ये रहा प्रॉफिटेबल, नहीं, हम नहीं कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% का फ़र्क पड़ा उनको, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहली फरवरी से तो बाकी स्कूल सभी खुल गए हैं, 8 से कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जो पहली क्लास से 8वीं तक वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से स्कूल चलेगा और इनको कितना डिफ़िकल्ट रहेगा? अब महज अब कुछ महीने रह गए हैं पेपर्स को। जी हाँ, ये प्रॉब्लम है। इस वक्त सिलेबस इतना कवर नहीं हो सकता है, स्पेशली जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो 70% उन्होंने कहा 30% सिलेबस कम करेंगे, 70% पे हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 50% तक हम इनको ले जाएंगे ये फरवरी में, और कुछ दिन फरवरी के रहें और मार्च में। तो 1 अप्रैल से एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशन आई है कि 1 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो तब तक हम जोर लगा रहे हैं। पेरेंट्स को भी हमने मोटिवेट किया है कि भाई बच्चे के साथ मेहनत करो, बच्चे को जो हम कराएंगे वही कराना है, क्योंकि उनको प्राइवेट ट्यूशन्स तो मिलते नहीं हैं, कोई ट्रेंड है नहीं। लेकिन जितना हम स्कूल में कराएंगे उसी पर स्ट्रेस दे दीजिए कि बच्चा घर में भी करे। तो कोशिश है हमारी, एज फार एज जहाँ तक हम कामयाब हो सकते हैं, कोशिश है हमारी। तो सर हमेशा जो थ्रस्ट रहता है वो नॉर्मल बच्चों पे हमारा ज़्यादा रहता है। हम मैक्सिमम कवरेज जो हैं जितने भी आप देखेंगे सब नॉर्मल स्कूल्स की करते हैं। आज पहली बार हम आपके स्कूल में आए हैं, क्या लगता है आपको कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुई थी? आप पहले किस तरीके से फर्स्ट ट्रेनर बने? थोड़ा सा उस कहानी को हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, ये जे.एंड.के समाज कल्याण केंद्र एक वॉलंटरी सोशल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इस ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्टर राम रतन खजूरिया साहब हैं, वो उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और सबसे पहला काम उन्होंने यहाँ देखा कि विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए गवर्नमेंट एक छोटा सा स्कूल चला रही है, आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए रेड क्रॉस का एक छोटा सा स्कूल है, लेकिन डेफ एंड डम बच्चे जो सुनते बोलते नहीं, इनके लिए कुछ नहीं था। तो खजूरिया साहब ने मुझे अप्रोच किया श्रीनगर कि भाई हमने ऐसे करना है। तो ये स्कूल इस्टेब्लिश हमने यहाँ किया, एक मंदिर के एक किराए के 50 रुपये किराए के कमरे में हमने इसको शुरुआत दी। उसके बाद ये स्कूल हमने शिफ्ट किया गीता भवन में 4 कमरों में। उसके बाद 1986 में गवर्नमेंट को अप्रोच लगाकर ये कस्टोडियन बिल्डिंग हमने ली, जिसका हम रेंट देते हैं लेकिन नॉमिनल रेंट है। तो यहाँ पर हमने इस स्कूल को शिफ्ट किया। तो इस तरह से शुरू में हमने प्री प्राइमरी क्लासेस, उसके बाद प्राइमरी क्लासेस, और वही बच्चे आगे आगे बढ़ते गए और हम रिकॉग्निशन बढ़ाते गई गवर्नमेंट। तो इस वक्त ये 10th की रिकॉग्निशन है। हायर सेकेंडरी का हमें परमिशन है कि आप स्टार्ट कीजिए, तो हम हायर सेकेंडरी क्लासेस भी चला रहे हैं 2014 से। तो किस तरीके से शुरुआत, आप कह रहे थे कि आप अकेले टीचर थे जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को शुरू किया, ट्रेनिंग कैसे दी बाकी टीचर्स को? और जिस तरीके से नॉर्मल साइन लैंग्वेजेस जो हैं उस ज़माने में तो नहीं ज़्यादा थ्रस्ट था, आजकल तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो वो कैसे आपको, उस समय बड़ा मुश्किल था एक आदमी का स्कूल चलाना? हाँ, उस वक्त ऐसा सबसे पहली बात थी कि यहाँ पर सर्वे करना था कि बच्चे कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। एक बच्चा पंचतीर्थी से मिला, 3 बच्चे मुझे यहाँ गुजर नगर ये बावे वाली गली, यहाँ से 3 बच्चे मिले। इसके बाद एक जानीपुरा का बच्चा मिला। आस्ता आस्ता सर्वे करते करते यहाँ जो डेफ एसोसिएशन थी उसको मैंने एक्टिवेट किया, और डेफ एसोसिएशन के माध्यम से बड़े जो सीनियर डेफ्स थे उन्होंने हमें बताया कि कहाँ कहाँ बच्चा हो सकता है। उन्होंने भी सर्वे किया, तो इस तरह से बच्चे लाए। तो फिर टीचर्स, यहाँ तो कोई टीचर और था ही नहीं इस फील्ड में, तो हमने एक टीचर दिल्ली से जो ट्रेंड था उसको दिल्ली से हमने यहाँ लाया, अपॉइंट किया। एक कानपुर से हमने अपॉइंट किया टीचर, तो 3 टीचर थे। जब तक हमने अपने 2 टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दिया, उसके बाद हमने एक और टीचर को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दिया। इस तरह से टीचर्स कुछ ट्रेंड आए, बाकी जो अनट्रेंड टीचर्स थे तो इन्हीं ट्रेंड टीचरों और मैंने इकट्ठे मिलकर हमने उनको यहीं पर ट्रेनिंग दी, और वो बहुत काबिल और बहुत सफल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इतने साल आपने इस फील्ड में दे दिए, प्राइवेट जो एस्टेब्लिशमेंट्स हुई, प्राइवेट बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स खुल गए जम्मू में,
क्या लगता है अभी कितना काम करने की ज़रूरत है? एक इतने बड़े समाज के तबके को हम जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। अगर किसी के घर में भगवान ना करे इस तरीके से कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो पूरी फैमिली जो है वो टूट जाती है, उनको लगता है कि इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो कैसे आप देखते हैं ये बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, या समाज को किस तरीके से चेंज होना पड़ेगा? देखिए, यहाँ एक चीज़ जानना ज़रूरी है। एक होता है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में बच्चों से फीस लिया जाता है, यानी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो, बड़े बड़े गन्स, बिग गन्स जिसमें आए हैं, जिन्होंने स्कूल खोले हैं, वो कमर्शियल हैं। बच्चा फीस देगा तो पढ़ेगा। हमारा ये जो स्कूल है ये प्राइवेट है बट चैरिटेबल, यानी बच्चे से हम कुछ नहीं लेते हैं, बच्चे के पेरेंट्स से हम कुछ नहीं लेते हैं, पब्लिक से हम डोनेशन लेते हैं, लोकल पब्लिक से डोनेशन लेते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ऐसे ऐसे बड़ी इनको अप्रोच करके थोड़ा सा डोनेशन लेकर। क्या डेफ एंड डम्ब्स को पढ़ाते हैं? नहीं, प्राइवेट स्कूल डेफ एंड डम्ब को पढ़ाने के लिए ट्रेंड चाहिए जो इशारे जानता हो, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इनके लिए स्पेशल स्कूल का होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने 70s में इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम। वो कामयाब नहीं रही क्योंकि उनके पास रिसोर्स टीचर्स नहीं थे। नॉर्मल टीचर हैंडीकैप्ड को पढ़ा नहीं सकता था, ब्लाइंड को ब्रेल में उसको लिखाना है, नॉर्मल टीचर को जब ब्रेल मालूम ही नहीं है, डेफ एंड डम्ब को इशारों से पढ़ाना है, उसके लिए साइन लैंग्वेज नोइंग होना चाहिए। वो उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स में नहीं थे, जिसकी वजह से एक वो भी सेटबैक था कि इनको नॉर्मल बच्चों के साथ हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। स्पेशली जो ये बच्चे हैं हमारे, इनको कम से कम 10th क्लास तक स्पेशल स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से ये लैंग्वेज पिक करेंगे इशारों की भाषा से। तो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा स्कूल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो है, अगर हम खाली जम्मू रीजन को लें तो हमारे किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है डेफ एंड डम्ब बच्चों का। लेकिन अफसोस ये कि हम खुद, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुद हैंडीकैप्ड है, इसलिए कि हमारे पास हॉस्टल नहीं है। अगर हॉस्टल होता तो हम उन बच्चों को भी यहाँ लाते, पढ़ाते, लिखाते। जिस वक्त हमने शुरू किया था उस वक्त जब पेरेंट्स से बात होती थी, मैं एक पेरेंट की बात आपको करूँगा, पंचतीर्थी की बच्ची, मैं उनके घर गया तो मैंने कहा जी हमने स्कूल खोला है तो मैं इस बच्ची को वहाँ ले जाना चाहता हूँ पढ़ाने के लिए। उस बच्ची का फादर लॉन्ग रूट का ड्राइवर था और मदर ने कहा कि इसके भाई बोलते सुनते हैं, छठी से आगे कोई नहीं चला तो ये बेचारी गूंगी बहरी ये क्या पढ़ेगी। मैं कहा नहीं, आजमाइश के लिए इसको तो पढ़ाए हैं आप, 1 हफ्ते के लिए आप देख लीजिए। 1 हफ्ते में जब उसने 2-4 वर्ड सीखे, पापा आओ, पापा बैठो, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा एहसास हुआ कि नहीं ये तो बोल सकती है अगर इसको स्पीच थेरेपी करें। इस तरह से बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करके बच्चों को लाया। उस वक्त एक धारणा थी पेरेंट्स की, बच्चा गूंगा बहरा है क्या करेगा, बिठाएंगे किसी दर्जी के पास बिठाएंगे, कम से कम बटन तो लगाएगा, रोजी तो कमाएगा। लेकिन आज जिस वक्त बच्चे यहाँ से हायर सेकेंडरी करके निकले हैं, कोई बच्चा टेलरिंग वगैरह करने को तैयार नहीं है। वो कहता है अब हमने नीचे दर्जी का काम करना है, नहीं हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें नौकरी चाहिए। तो कुछ बच्चे हमारे गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब हो गए क्लास 4 में। अब की बार भी गवर्नमेंट ने पोस्ट्स निकाले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अब की बार। पहले तो इंटरव्यूज़ पर लेते थे बच्चे को, उसको कुछ लिखने को देते थे, वो लिखता था, उससे नाम पता वगैरह सब कुछ पूछते थे, वो लिख कर देता था। लेकिन अब की बार इन्होंने रिटन टेस्ट रखा है। रिटन टेस्ट इन बच्चों के लिए सक्सेसफुल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता रिटन टेस्ट में। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को बुकिश नॉलेज है, किताबों की नॉलेज है। इनको OMR पेपर दे दो, जो इन्होंने KS टाइप का पेपर बनाया है, वो पेपर दे दो, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकेगा। पहले इसको जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, हमने बोर्ड से रिक्वेस्ट करके, हमने जो बोर्ड के क्लासेस होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो हमें एक टीचर, साइन लैंग्वेज टीचर भेजना पड़ता है जो बच्चों को पहले क्वेश्चन पेपर समझाए। उसके बाद बच्चे आराम से करते हैं क्योंकि बच्चों ने पढ़ा है। लेकिन चूंकि एग्जाम में
क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हुई होती है, उस वजह से बच्चे आपको को क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी कितना काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि गवर्नमेंट जहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स को तो अपलिफ्ट कर रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट कर रही है, उसके साथ साथ आपको लगता है कि समाज का ये बहुत बड़ा तबका है जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और स्कूल्स होने चाहिए ताकि इन बच्चों का जो है भविष्य कहीं ना कहीं बन सके, कहीं ना कहीं ये अब्जॉर्व हो सके, इनको ना मतलब दर बदर की ठोकरें खानी पड़े पढ़ने के बाद भी? देखिए, हमारा एक मकसद है इन बच्चों के पीछे, इन बच्चों के एजुकेशन पीछे, कि हम इनको मॉरली साउंड बनाए, इनको इनकी टांगों पर खड़ा करें ताकि ये जिंदगी फेस कर सके। अगर इनकी रिहैबिलिटेशन का देखेंगे, वहां पर गवर्नमेंट की कोताही है, गवर्नमेंट के लैप्सेस हैं, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ बेसिकली करना नहीं चाहता, सिर्फ लिप सिंपैथी, हाँ बस हम करने जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, 1995 में जेडीए ने हमें 8 कनाल लैंड अलॉट की। उस वक्त उसका कास्ट 2 लाख रखा गया था, जो हमने 1950 में ही दे दिया। 2006 तक वो लैंड नहीं मिली। 2006 में फिर जेडीए ने कहा नहीं जी, कीमतें बढ़ गई हैं, आप इतना पैसा और दे दो, और हमने 2006 में 2 लाख रुपया और उनको दे दिया। और 2014 में बड़ा अप्रोच लगाकर, मिनिस्टर्स को अप्रोच करके हमें लैंड उन्होंने 4 कनाल कुछ दे दिया 8 की जगह। हमने कहा चलो इतना भी काफ़ी है, हॉस्टल कम से कम बन जाए। वो लैंड दे दी गोल गुजराल में। हमने उसकी प्लिंथ बनवाई, बाउंड्री वाल की प्लिंथ, हमारा कोई 3-4 लाख के करीब खर्चा आया उसमें। अभी प्लिंथ खत्म ही हुई, हाई कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर आ गया। एक सरदार साहब कहते हैं जी मेरी लैंड है, जेडीए कैसे देगा, और 2014 से कोर्ट में केस चल रहा है। अगर गवर्नमेंट सिंसियर होती, समाज के इस हिस्से के, इस समाज का ये हिस्सा है, अगर इनके लिए सिंसियर होती, अगर वो डिस्प्यूटेड लैंड है किसी और जगह, इनके पास मुट्ठी इन्होंने सारी खाली करवाई, माइग्रेंट्स को निकाल कर उनको वहाँ भेज दिया, ये वहाँ पर हमें लैंड दे सकते थे। लेकिन वहाँ इन्होंने फ्लैट सिस्टम के फ्लैट बनाए, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। तो जब तक गवर्नमेंट इसमें साथ नहीं देगी, पब्लिक डोनेशंस पर कहाँ तक चलेगा? ठीक है, गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है, थोड़ा सा ग्रांट देती है, जो नॉमिनल ही सही, लेकिन देती है कुछ, मगर उससे काम नहीं चलेगा। जो दूर के बच्चे हैं उनको हम यहाँ ला नहीं सकते हैं, लाएंगे तो बिठाएंगे कहाँ? मैं आपको लास्ट ईयर की बात कहूँ, लास्ट ईयर मेरे पास 2 बच्चे, एक फौजी के थे, डोडा का है वो, उसकी सितंबर में उसकी ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र हो गई तो उसके बच्चों का यहाँ कहीं पर अरेंजमेंट नहीं हुआ, उन्होंने ड्रॉप किया और वो घर चले गए। वो वापस बच्चे डोडा गए, उनका फादर चला गया ड्यूटी पर। अब उसकी ट्रांसफ़र वापस आई, उसने अप्लाई किया होगा कि भाई मेरे बच्चों का फ्यूचर है। अब इस बार वो बच्चे बोर्ड के पेपर दे देंगे। तो इतनी प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं में दूर के बच्चों का हम सोच ही नहीं सकते हैं। हम उसी बच्चे का सोचते हैं जो बच्चा अपने आप स्कूल आ जाए। अब अगर जम्मू विसिनिटी में भी चले, 15 किलोमीटर भी दूर होता, चलो गवर्नमेंट से कहते या अपनी लेवल पर हमारे कुछ मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते, इनको मेटाडोर वगैरह कर देते। लेकिन जो बच्चा डोडा का है, किश्तवाड़ का है, भद्रवाह का है, श्रीनगर, बारामूला के बच्चे यहाँ थे, बानीहाल के बच्चे यहाँ पढ़कर निकले हैं, उनको कैसे लाए? तो आपका कहना है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा समस्या है, और आज हम इस स्कूल का पूरा दौरा कर रहे थे और हमने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके की समस्याएं हैं, इनका कहना है कि समाज का बहुत बड़ा तबका है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जितना भी जम्मू रीजन है, कश्मीर का भी रीजन है, बहुत बच्चे हैं। सरकार को चाहिए एक सर्वे कराए, देखे कितनी पॉपुलेशन है इन बच्चों की, और आने वाले दिनों में इनके लिए क्या रोड मैप लेकर आएगी सरकार, उस पर इनका कहना है कि सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के आने वाले हैं, इसलिए सरकार को इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ पे।